नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सुदर्शन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। एक बार फिर ईडी ने महाराष्ट्र के भ्रष्ट नेताओं के काले कारनामों को उजागर करने का काम शुरू कर दिया और इस बार नंबर आया एक और मंत्री का। नाम है अनिल परब। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री और शिवसेना नेता अनिल परब के आवास समेत 7 जगहों पर छापेमारी की गई। बताई जा रही यह कार्रवाई दापोली रिसोर्ट मामले से जुड़ी है और ईडी ने मुंबई में अनिल परब के सरकारी आवास और निजी आवास पर भी छापा मारा। इसके अलावा ईडी ने दापोली में उनके रिसोर्ट और साथ ही पुणे में कुछ जगहों पर छापे मारे। हाल ही में ईडी ने अनिल परब के खिलाफ केस दर्ज किया था और यह केस दापोली रिसोर्ट से जुड़े मामले में दर्ज किया गया था। अनिल परब महाराष्ट्र सरकार में ऐसे तीसरे मंत्री हैं जिनके खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की। इससे पहले ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया था, जो कि वो अभी जेल में है। इसके बाद अनिल देशमुख को इस्तीफा देना पड़ा था। वहीं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक भी अंडरवर्ल्ड से संपर्क और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में ही बंद हैं। लेकिन फिर महाराष्ट्र सरकार मंत्री के बचाव में उतर आई है। शिवसेना के संजय राउत समेत एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार तक परब के बचाव में बयानबाजी शुरू कर चुके हैं। इसी मामले पर हम खुल के चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। एक बार फिर ईडी ने महाराष्ट्र के भ्रष्ट मंत्रियों की काली करतूतों को सबके सामने लाकर रख दिया। ईडी ने महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री और शिवसेना नेता अनिल परब के आवास समेत 7 जगहों पर छापेमारी की। बताई जा रही ये कार्रवाई दापोली रिसोर्ट मामले से जुड़ी है और ईडी ने मुंबई में अनिल परब के सरकारी और निजी आवास पर छापा मारा। इसके अलावा ईडी ने दापोली में उनके रिसोर्ट और पुणे में कुछ जगहों पर छापे मारे हैं। हाल ही में ईडी ने अनिल परब के खिलाफ केस दर्ज किया था। ये केस दापोली रिसोर्ट से जुड़े मामले में दर्ज किया गया था। अनिल परब महाराष्ट्र सरकार में ऐसे तीसरे मंत्री हैं जिनके खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की। इससे पहले ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया था। इसके बाद अनिल देशमुख को इस्तीफा देना पड़ा था। वहीं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक भी अंडरवर्ल्ड से संपर्क और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद हैं। उद्धव ठाकरे सरकार बनाने के लिए इतने उतावले थे कि उन्होंने शिवसेना के राष्ट्रवादी विचारधारा को ताक पर रखकर कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। शिवसेना के मंत्रियों के लगातार मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कई मामलों में नाम आने से एक बात तो साफ हो जाती है कि शिवसेना महाराष्ट्र में विकास के कार्य को करने के बजाय भ्रष्टाचार करके अपनी झोली भरने में लगी है। हालांकि महाराष्ट्र के मंत्री अनिल देशमुख और नवाब मलिक पर तो ईडी का डंडा पहले ही चल चुका है। देखना यह है कि अब अनिल परब कब जेल जाते हैं। न्यूज डेस्क से दीपक मिश्रा की रिपोर्ट। तो एक तरफ यहाँ पर प्रवर्तन निदेशालय ने शिकंजा कसा, कई जगहों पर कई ठिकानों पर जो कि छापेमारी की। वहीं दूसरी ओर बीजेपी हमलावर हो गई है सरकार पर और इसी के साथ यहाँ पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया का एक बयान सामने आया। उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनते हैं पहले। उद्धव ठाकरे के सीएमओ के मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के सीएमओ के मंत्री अनिल परब का जेल जाना निश्चित है। नवाब मलिक अनिल देशमुख के बाद में अनिल परब पर 6 अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा कानूनी प्रक्रिया कार्रवाई का प्रारंभ हो चुका है। अनिल परब ने खोटे दस्तावेज, फोर्जरी, फ्रॉड, चीटिंग करके इन्हें परमिशन ली, इसलिए महाराष्ट्र की पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है। आज ईडी के जो छापे हैं उसमें जो दापोली में रिसोर्ट बनाए 25 करोड़ का, 25 करोड़ कैश और 7 करोड़ व्हाइट के खर्च हुए हैं। तो आपने यहां पर सुना किरीट सोमैया ने किस तरह के आरोप लगाए हैं। तो यहां पर उद्धव के एक और मंत्री पर ईडी का शिकंजा कसा गया और आप बता दें कि अनिल परब के 7 ठिकानों पर ईडी के छापे पड़े हैं। इसी के साथ इससे पहले अनिल देशमुख, नवाब मलिक और अब यहां पर नंबर आया है अनिल परब का।
वहीं दूसरी ओर इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा दें, हमारे साथ जुड़ गए हैं राजपुंज जी हैं, शिवसेना नेता। राजपुंज जी, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही साथ ब्रजमोहन श्रीवास्तव हैं, एनसीपी के प्रवक्ता। ब्रजमोहन जी, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ योगेश वर्मा, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजपुंज जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, ये महाराष्ट्र में हो क्या रहा है? एक के बाद एक मंत्री भ्रष्टाचार यहाँ पर लिप्त हैं। आखिर ये कब खत्म होगा? क्या इस तरह की ये लिस्ट लगातार बढ़ती जाएगी सर? जो कार्रवाई हो रही है सर, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि इस समय जो महाराष्ट्र में हो रहा है, हाँ। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर आप समझिए सब कुछ गलत हो रहा है। महाराष्ट्र के अंदर ही सब कुछ ईडी काम कर रही है, महाराष्ट्र के अंदर सीबीआई काम कर रही है, महाराष्ट्र के अंदर केंद्रीय एजेंसियां जोड़ तोड़ करके, यानी कि जोर शोर से पूरी अपनी ताकत के साथ लगी हुई है। क्योंकि देश के अंदर हमारे जितने राज्य हैं, पूरे भारत के अंदर जितने राज्य हैं, वो सब, मुझे लग नहीं रहा वहां पे कुछ ऐसा हो रहा है। केवल एक ही केंद्र बिंदु इनका है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर इनको लगता है सब कुछ महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है, क्योंकि जब से सरकार बनी है 2.5 साल के अंदर इनको सब कुछ वहां पर उल्टा पुल्टा नजर आ रहा है। ये हर तरह से चाह रहे हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो मित्र हैं वो हर तरह से चाह रहे हैं किसी तरह से सरकार को गिराया जा सके। इसको किसी तरह से कोई ऐसा काम इनको मिल जाए, कोई ऐसी बात इनको मिल जाए जिन पे राई का पहाड़ बना ले या बाल की खाल निकाल ले। ये उसी काम में लगे हुए हैं और दिन दूनी रात चौगनी इतनी मेहनत अगर देश के अंदर बेरोजगारी को खत्म करने में लगाए या दूसरे काम जो हो रहे हैं देश के अंदर उसके अंदर लगाए जाए तो ज्यादा जरूरी है, ना कि एक महाराष्ट्र सरकार के ऊपर एक बांध के ऊपर एक बांध के ऊपर ब्रह्मस्त्र उसको नागपाश और दुनिया भर के बांध छोड़ रहे हैं। हाँ जी, ब्रजमोहन जी, यहाँ पर जिस तरह से मंत्री जो करप्ट हैं, जो आरोप लग रहे हैं, ये महाविकास आघाड़ी सरकार पर मुसीबत खड़ी कर रहे हैं, क्या कहेंगे सबसे पहले आप? अमल जी, मैं सबसे पहले तो ये स्पष्ट करूं आपको कि ये जो आदरणीय परब साहब पर जो आरोप लगा है, हाँ, ये भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, जैसा कि आपने टैगलाइन पे किया है। ये पूरा मामला उनके मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में नहीं है। ये 2017 का प्रकरण है जिसमें उन्होंने 1 करोड़ की एक जमीन खरीदी थी, जिसको उन्होंने 1 करोड़ 10 लाख में बेचा है। ये मामला उससे जुड़ा हुआ है। इसमें ईडी का ये कहना है कि इसमें कोई किसी प्रकार का कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। इसके पीछे थोड़ा आपको जाना पड़ेगा। अभी 19 मई को आदरणीय महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रतिपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस साहब के बहुत करीबी हैं, मिस्टर नरेंद्र मेहता, ये एक्स एमएलए हैं मीरा भाईंदर से। अभी इनके यहाँ पे छापा डाला था। इनके यहाँ पे 8.5 करोड़ से एक ईडी ने वहां की जो महाराष्ट्र की जो एंटी करप्शन ब्यूरो है, एसीबी, उससे छापा डाला, क्योंकि लोकायुक्त में शिकायत हुई थी। लोकायुक्त ने आदेश दिया था एसीबी को कि आप इनके यहाँ पे छापा डालिए। ये सारा मामला इस प्रकार से जुड़ा हुआ है कि देवेंद्र फडणवीस साहब किसी करीबी व्यक्ति के ऊपर छापा डाला है। तो अब हम ईडी को लेकर आए और एक 2017 का मामला खोले जिसमें कि एक जमीन के लेन देन से जुड़ा हुआ मामला है। उसमें किसी प्रकार का ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने मंत्री पद का कोई दुरुपयोग किया हो या किसी प्रकार का उन्होंने भ्रष्टाचार किया हो। यह एक जमीन से संबंधित मामला है। और ये मैं बिल्कुल इस बात को हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि किसी भी जांच एजेंसी को शिकायत आने पर जांच करने की पूरी छूट है। यानी कि ब्रजमोहन जी, टाइमिंग पर सवाल है कि इस टाइम पर जो छापे पड़े उस पर सवाल है आपका? दोनों चीजों पे। पहला चीज ये कि ये जो छापा डला है इसलिए डला कि आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब के करीबी पूर्व विधायक के यहाँ पे छापा डाला गया। उसके उस मामले में किसी ढंग से उस मामले पे लीपापोती करने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये कार्रवाई की गई है। और जिस मामले में ये छापा डाला गया है, ये मामला मंत्री के रूप में उनके द्वारा किए गए किसी गलत काम का नहीं है। ये उन्होंने एक जमीन का सौदा किया था 2017 में। उसी की तो जांच हो रही है, उसी की तो जांच हो रही है। अगर जांच में पता चलेगा तो गिरफ्तारी भी होगी ना? नहीं जी, चलिए सर, मैं आपके पास लौटूंगा। पहले पहले मैं ओपनिंग कमेंट ले लूं, एक बार ओपनिंग कमेंट ले लेता हूं। योगेश जी, आप पर आरोप ये लग रहे हैं कि यहाँ पर आप एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं और इस तरह की कार्रवाई यहाँ पर हो रही है महाराष्ट्र में। योगेश जी, ये देख रही है कि जो महाराष्ट्र की आम जनता ये देख रही है कि पूरे कोरोना में सरकार नहीं दिखी। उद्धव ठाकरे जी अपने घर से रिमोट कंट्रोल से या फेसबुक से ये सरकार को चला रहे थे। जब जनता को सबसे ज्यादा इस सरकार की जरूरत थी
तब ये सरकार कहीं भी नहीं थी और सरकार के मंत्री, सरकार के संतरी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे। ये कहते हैं कि ये मामला आज का नहीं है, ये पुराना है। तो आप देखेंगे अभी कुछ ही दिनों पहले, अभी 2-4 दिन पहले सिद्धू को सन 88 के एक मामले में और सजा हुई। इनका ये कहना है, ये आप एक बात समझते चलिए कि महाराष्ट्र में इस वक्त कौन सी सरकार रूल कर रही है। हाँ। ये एक तरह से अर्बन माफिया है, शिवसेना एक अर्बन माफिया है और वसूली आपने देखा किस प्रकार से। हाँ। जो पुलिस इंस्पेक्टर बाजे, हाँ। उसको सीएम साहब ने खुद कहा कि ये कोई लादेन नहीं है, ये बिन लादेन नहीं है। हाँ। लेकिन बम रखता हुआ सीसीटीवी वही पकड़ा गया। आप इनके ऊपर जितने भी आरोप है, इसको कहते हैं गुनाह हो बेलज्जत। बेशर्मी से गुनाह करो, अपनी सत्ता का उपयोग और दुरुपयोग करते रहो। पुलिस हमारे पास है तो पुलिस का दुरुपयोग। अभी आपने योगेश जी सुना होगा, ब्रजमोहन जी को सुना होगा, उन्होंने कहा कि पुराने मामले को अभी खोदा जा रहा है, अभी खोला भी जा रहा है, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो इस तरह की कार्रवाई होती है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भ्रष्टाचारी मत कहो, उन्होंने ये भी कहा। देखिए, इनके कहने से तो कुछ होगा नहीं, ये तो कोई नहीं है। हाँ। ये तो एक पार्टी का है। हाँ। आम कार्यकर्ता है। हाँ। लेकिन जो सरकारी एजेंसी है, जो सरकारी एजेंसी है, जब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है वैसे वैसे वो आगे अपना काम करते हैं। ईडी कोई छोटी एजेंसी नहीं है। हाँ। सीबीआई कोई छोटी एजेंसी नहीं है। इस एजेंसी में बहुत ही कॉम्पिटेंट अधिकारी, बहुत ही हाईली क्वालिफाइड अधिकारी लिए जाते हैं। कई सारे लेयर इसमें लीगल के होते हैं, वो लीगल का ओपिनियन लेते हैं। हाँ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और अपनी कार्रवाई करते हैं। इनका क्या संबंध है? हाँ। इनका ये कहना है 5 साल जब तक इनकी सरकार हो, हाँ, तब तक कोई एजेंसी इनके खिलाफ जांच नहीं करे, हाँ, कार्रवाई नहीं करे, कुछ नहीं करे, क्योंकि जैसे ही करेंगे, अभी ये हमारा देश है, राजपुंजी जी, हाँ, हर दिन कोई ना कोई चुनाव होते हैं। हाँ। और चुनाव है तो इसके लिए इनके ऊपर कार्रवाई मत करो, इनके ऊपर जांच मत करो, इनको लूटने दो। 700 रुपए का बॉडी बैग, यानी जो व्यक्ति कोरोना में मर गया, हाँ, उसके लिए एक बॉडी बैग इन्होंने ऑर्डर किया 7,000 रुपए में। लेकिन योगेश जी, वो तो कह रहे हैं, शिवसेना और एनसीपी कह रही है कि हम साथ देते रहेंगे, जांच मत करो। हाँ। एनसीपी है रूरल माफिया और शिवसेना है अर्बन माफिया। हाँ। ये जिस तरह से घड़त बढ़त हुई है, अगर आप इनका पास्ट देखेंगे। राजपुंजी जी बोलिए। इतने सारे केसेस हर एक नेता के ऊपर मिलेंगे जो पॉलिटिकल नहीं होंगे। 2 किस्म के केस होते हैं। एक सेकंड योगेश जी, एक मिनट सुन लेते हैं। राजपुंजी जी बोलिए, कितने और मंत्री मिलेंगे सर अभी? ये संभव जी, हाँ, मुझे बड़ी मतलब इस बात पर हंसी आ रही है और बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मतलब योगेश जी शायद इस दुनिया में रहते नहीं, या शायद विदेश से अभी प्रकट हुए। मुझे इनकी आवाज नहीं आ रही है। कोरोना काल में जो महाराष्ट्र सरकार, जी सर सही करवाता हूँ, जो महाराष्ट्र सरकार ने काम किए हैं, मुझे इनकी आवाज, जो महाराष्ट्र सरकार ने काम किए उसकी तारीफ करी है WHO ने, और ये इनको शायद इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। और ऊपर से जो इतने कार्य हुए हैं वो इनको बिल्कुल नजर नहीं आ रहे जो कोरोना काल में हुए। पूरी के पूरे जो राज्य हैं, देश है। राजपुंजी जी, सवाल ये कि कितने और मंत्री अभी भरे पड़े हैं ऐसे? एक के बाद एक मंत्री सामने निकलते जा रहे हैं। पहले अनिल देशमुख, नवाब मलिक और अब परब साहब। संभव जी सुनिए, देखिए 14 ईडी ने अभी तक 14 महाविकास आघाड़ी जो हमारी सरकार है उसके खिलाफ 14 लोगों के ईडी ने कार्रवाई की है, ठीक है। और ऐसे ही आप बंगाल में देखेंगे तो लगभग 60 लोगों के ऊपर कार्रवाई की है। तो जैसे जहां जहां भाजपा की सरकार नहीं है, जहां जहां अगर भाजपा के अंदर आप सम्मिलित नहीं होते, यहाँ पर नहा लेते हैं तो आपके सारे पाप मिट जाते हैं, आप पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद आप एकदम छवि आपकी ऐसी साफ हो जाएगी जैसे आपने अभी सर्फ के अंदर अपने कपड़ों को धोया हुआ है। हाँ। उसके पहले अगर आप भाजपा में शामिल नहीं होते या भाजपा के अंदर आप रह के कुछ भी कर लीजिए, कोई आपके ऊपर, योगी जी सुन पा रहे हैं, कोई केंद्रीय एजेंसी आपके ऊपर उंगली नहीं उठाएंगी, ना कोई कार्य करेंगी। लेकिन जब आप भाजपा से विमुख होंगे, जब आप भाजपा से कन्नी काट लेंगे या उसके किसी और के साथ अगर आप सम्मिलित होंगे तो ऐसा ही होगा। और इसी प्रकार से हो रहा है, पूरा देश जान रहा है, पूरा देश देख रहा है ये क्या कर रहे हैं। तो इसका मैं देखिए योगेश जी को मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आपके साथ थे तो शायद तब एजेंसियां कहाँ थी,
तब सीबीआई, ईडी, ये एजेंसियां हमारी कहाँ थी? एजेंसियां तो तब भी थी। तो तब इतने दशकों तक जब हम आपके साथ रहे तब एजेंसियों ने कार्य नहीं किया, लेकिन अब 2 साल यानी कि महाराष्ट्र की स्वायत्ता पर हमला ही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं एजेंसियों पे हमला नहीं करता हूँ, एजेंसियां हमारी केंद्रीय एजेंसियां, उन पे हमला की कोई मुझे वो नहीं है, लेकिन हम कहते हैं उनको अपना काम करने दीजिए। लेकिन मेरा कहना ये है कि एजेंसियां तो अपना काम कर रही है, लेकिन इधर आप ये बताइए कि जो आपके साथ सम्मिलित हो जाते हैं तो क्या धुल जाते हैं? क्या उनके सारे पाप धुल जाते हैं? अभी अभी नए गुजरात में हार्दिक पटेल जी शामिल हुए हैं। आप तो बचाव नवाब साहब का भी कर रहे थे, नवाब मलिक ने, नवाब मलिक जेल में है, आप तो बचाव उनका भी कर रहे थे, उनका इस्तीफा तो आपने लिया नहीं। देखिए हमारे सत्ता में केंद्र सरकार है और भारतीय जनता पार्टी उसमें बिल्कुल अपना जो भी निभाएगी, जो निभा रही है, जो एजेंसियां कर रही है, मैं उनके ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहूंगा, ये एक अलग बात है। लेकिन दूसरी बात यह है कि इनको मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि दशकों तक आपके साथ रहे तब कुछ नजर नहीं आया, लेकिन 2-2.5 साल के ब्रजमोहन जी कुछ नजर आने लगे। इनको सब पाप पुण्य की तुलना लग गई। ब्रजमोहन जी, आप अपनी सरकार की उपलब्धियां जरूर बताते हैं, लेकिन आप ये नहीं बताते कि हमारे पास इतने भ्रष्ट मंत्री भी हैं। देखिए, मैं इसको बहुत स्पष्ट कर दूं। हाँ, ईडी इस समय भारतीय जनता पार्टी की एक शाखा के रूप में काम कर रहा है। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं, पूरे देश को मालूम है कि गुजरात में आदरणीय मुख्यमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री से लेकर सारे मंत्रियों को एक मुश्त हटाया था। क्या वो अच्छा काम कर रहे थे इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये फैसला लिया था? बिल्कुल नहीं। वो सारे के सारे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त थे। वो एक भी मंत्री ईडी के रडार पे नहीं आया, एक भी व्यक्ति के घर पे जाकर ईडी ने आज तक छापा नहीं डाला, ना वहां पे इनकम टैक्स पहुंचा। लेकिन ईडी करती है जांच, तभी खुलासे होते हैं सर। राज्य सरकार की भी कुछ शक्तियां होती हैं, वो जांच क्यों नहीं कराती अपने मंत्रियों की? मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ। हमने जांच कराई तो उसका तो परिणति हो रही है। अभी जब आदरणीय जो पूर्व विधायक है नरेंद्र मेहता जी, जब उनके यहाँ पे छापा डाला, उनपे और उनकी पत्नी के खिलाफ जब केस रजिस्टर्ड हुआ है अभी, और 8.5 करोड़ उनके यहाँ पे हेराफेरी मिली है, उसकी परिणति में ईडी को ये करना पड़ा, क्योंकि ईडी तो बीजेपी के एक विंग के रूप में काम कर रहा है। अगर सचमुच ईडी काम करता होता तो वो गुजरात में भी जाता, वहां पे मंत्रियों के यहाँ पे छापे डालता, दूसरे कई लोग हैं जहाँ पे छापे डालने चाहिए थे, लेकिन वहां पर ईडी की हिम्मत नहीं है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर थे राजेश्वर सिंह जी, 11 बजे वो इस्तीफा देते हो, 11:05 पे भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा का टिकट दे देती है। तो ये पूरी तरह से ईडी नहीं है, ये भारतीय जनता जब पार्टी अनिल देशमुख ने इस्तीफा दिया, आप तब भी कह रहे थे इस तरह की यहाँ पर कार्रवाई है। अगर वो पाक साफ रहते, अगर उन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया तो उन्होंने इस्तीफा देने की जरूरत क्यों पड़ती सर? आप तभी उनके साथ थे। देखिए, अभी चूंकि अनिल देशमुख जी का मामला पूरी तौर से कोर्ट के हवाले है। हाँ, अब कोर्ट को उस पर फैसला लेना है, उस पर मेरी तो आपको वही चीज कहनी चाहिए। नहीं, वही कहना चाहिए ना। अगर जांच हो रही तो जांच होने दीजिए, उसमें सवाल क्यों? जांच को कोई नहीं रोक रहा। मैंने आपसे फिर कहा, हम जांच, मैंने पहले भी आपसे कहा कि आज तक महाराष्ट्र की सरकार ने किसी भी केंद्रीय एजेंसी या किसी भी जांच एजेंसी के काम में हस्तक्षेप नहीं किया, बल्कि हमारी सरकार ने मदद की है। और आज देखिए, अनिल परब साहब ने भी पूरी तौर से सहयोग दिया है। आज भी ईडी उन्होंने सहयोग नहीं दिया है। देखिए, मैं आपसे जो कहना चाहता हूं, और आप इनसे कितना भी बोलेंगे तो इनको 4 जवाब रटा दिए गए हैं। देखिए, छगन भुजबल जेल से ताजा छूट कर आए और सीधा मंत्री बन गए। कब मैंने उनके ऊपर बार-बार जांच आ रही है। बरी होने के बाद आप देखेंगे उनको बरी किया है। इनके मंत्री धनंजय मुंडे, एक और मंत्री संजय राठौड़, इनके और कितने मंत्री, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये ईडी के ही परव्यू में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपने देखा होगा कि इनके जितने भी मंत्री हैं, सब कोई ना कोई केस को फेस कर रहे हैं। लेकिन जरा भी सेंट्रल एजेंसीज ने अगर मूवमेंट किया तो ये उसको बदनाम करने के लिए, और बदनाम क्यों करने के लिए? उस जांच में बाधा डालने के लिए। ये जो खुलेआम करप्शन का जो नजारा इस पूरे मुंबई में और महाराष्ट्र में चल रहा है, लोग इस वक्त परेशान है। कोई इंडस्ट्री नहीं इस महाराष्ट्र में आती नहीं है जी। यहाँ पर हर जगह पे करप्शन का राज फैल चुका है। यहाँ पर अगर आप अंदर से लगा करके ऊपर के बाबू तक हर व्यक्ति को पैसा चाहिए। यहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम में
बगैर किसी हर व्यक्ति आधार को के पैसा चाहिए। आरोप आज लगाने मैं का ये कोई पूछना तात्पर्य नहीं चाहूंगा, है। आप मानेंगे नहीं कि नीचे के लेवल का व्यक्ति को खुल करके बोला जाता है कि हमको अच्छा, ऊपर से आदेश है। अभी आपके पूर्व आपने मंत्रियों देखा को किस सांसद प्रकार क्यों से गिरफ्तार हुए? एक अपने पुलिस बेटे के ऑफिसर साथ बियर क्यों भाग बारों रहे से थे? 100 करोड़ रुपए ब्रजमोहन जी, इकट्ठा एक कर मिनट, रहा एक दीजिए। मिनट बोलिए, योगेश जी था। बोलिए। करोड़ रुपए इकट्ठा कर रहा था। तो ये आए हैं इस सरकार में जो हाथ मिलाया है, ये करप्शन के लिए और अपनी 7 पीढ़ियों को सुखी करने के लिए इन्होंने हाथ मिलाया। अच्छा, नरेंद्र मेहता जी ये क्या चाहते हैं कि ये 7 पीढ़ियों को सुखी करें, अपनी और पूरे महाराष्ट्र की जनता को और भिखारी बना दे, उनको गरीब बना दे। आपने देखा कि राशन केंद्र सरकार ने दिया कोरोना के समय, हाँ। राहत कोरोना के समय केंद्र सरकार ने दिया। इन्होंने रेश मात्र भी अपनी महाराष्ट्र की जनता के लिए कुछ नहीं किया, पूरे कोरोना में कुछ नहीं किया। जो टीके लगे वो मोदी जी के ने भेजे, इन्होंने उसकी जगह भी प्रोवाइड नहीं की। उसमें उन्होंने अलग अलग फाइजर कंपनी उसका लॉबिंग का काम शुरू कर दिया। इनको ये लगता है पॉलिटिकल पावर आने के बाद हमको सिर्फ हमारे परिवार के लिए पैसा इकट्ठा करना है, महाराष्ट्र की जनता के बच्चों के लिए कुछ नहीं करना है। इसलिए खुलकर इनका जो हाथ मिलाने का तीनों पार्टी का। राजपुंज जी, सरकार एक सेकंड, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस है, आपने देखा होगा जी। ब्रजमोहन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ब्रजमोहन जी बोलिए। वकील है, कितना बोलना चाह रहा था। हाँ बोलिए। सभा में भेजा इन्होंने, भाई और गुप्ता जी, कांग्रेस को तो मैं कुछ समझता ही नहीं हूँ, लेकिन महाभ्रष्ट 3 लोगों ने मिलकर के सरकार बनाई है। ये सरकार का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र को लूटना है, महाराष्ट्र की जनता को लूटना ब्रजमोहन है। जी बोलिए। अभी पेट्रोल, अभी डीजल का रेट 7 रुपए है। एक मिनट योगेश जी, एक मिनट बोलिए। ब्रजमोहन जी बोलिए। सुन भी लीजिए, किसी की सुन भी लीजिए, कोई दूसरा भी बोलना चाहेगा, क्योंकि आप इतना कुछ बोल रहे हैं। बोलिए। देखिए, बहुत अच्छी बातें आप बता रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। और दूसरी बात ये है कि देखिए, मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो आपको नजर आ रहा है सब कुछ, जहाँ हमारी एजेंसियां तो चलो ठीक है, निष्पक्ष है, जो केंद्र सरकार के द्वारा आई है या नहीं आई है वो जांच का विषय है, उनका अपने जांच करेंगी। हाँ। तो जो भी मिलेगा, क्योंकि आप 2.5 साल से तो उनको बहुत कुछ मिल रहा है, क्योंकि जब से वो लगे 2.5 साल से यही ढूंढा जा रहा है। दूसरी बात ये है कि अगर कोई भाजपा चालीसा पढ़े या कोई भाजपा का लाउड स्पीकर 2.5-3 साल तो हो गए हैं, और क्या 5 साल पूरे 5 साल ऐसे करप्शन के साथ बिताया जाएगा? जी, जो भाजपा चालीसा पड़ेगा उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। उन्होंने कहां से लोन लिया, उन्होंने पैसा दिया नहीं दिया, उन्होंने किससे लोन लिया, उस पर कोई एक्शन नहीं होगा। जो लाउड स्पीकर लेके चलेगा भाजपा का, उस पर भी कोई एक्शन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो परेशानी क्या हो रही है, ये सरकार को स्थिर करने की जो ये पूरी प्रक्रिया चल रही है, इसके ऊपर काम चल रहा है। इसके ऊपर कोई लेना देना नहीं। अगर हम आज कोई साथ देने को तैयार खड़ा हो जाए तो उसके ऊपर भी एक्शन नहीं होगा। चलिए ब्रजमोहन जी बोलिए कि इनको असली परेशानी वहीं से शुरू हो रही है। एक मिनट, हाँ ब्रजमोहन जी बोलिए, आप कुछ कह रहे थे। मैं योगेश जी को सुन रहा था, हाँ। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इन्होंने तो अपने आदरणीय नेता मोदी साहब को ही नकार दिया। आदरणीय मोदी साहब ने महाराष्ट्र सरकार की इस बात की प्रशंसा की थी कि कोविड के दौर में कितने अच्छे ढंग से व्यवस्थापन किया। दूसरी तरफ भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात की तारीफ की थी कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र ने सर मुद्दे पर ये पूरे देश के लिए एक आदर्श है। ये शब्द थे उसमें ऑर्डर में, कोई इनको नहीं दिखाई दे रहे। सर मुद्दे पर रहिए सर। अभी जो अपने नेता को नकारते तो उनकी बात पर कोई ध्यान देने की जरूरत मैं नहीं समझता। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, हाँ, कि भारतीय जनता पार्टी चाहे कितना भी प्रयास कर ले महाराष्ट्र के लिए, हाँ, हमारी सरकार यहाँ पे जनता के जनता के हित के लिए वो हर काम कर रही है, हाँ। जिसका वायदा हम लोगों ने मिनिमम कॉमन प्रोग्राम में किया है। लेकिन आपको यही तो आरोप लग रहे हैं कि आपकी सरकार वो मजबूरी में चल रही है। ना ये गलत बात है। अगर ऐसा होता आप मुझे बताइए, योगेश जी को नहीं दिख रहा कभी सरकार मजबूरी में नहीं, हमने देखा आपके मंत्री करे तो करप्शन, हमने देखा आपके मंत्रियों के अंडरवर्ल्ड से संबंध, ये चीज भी आती है सामने। इस तरह के आरोप भी आपके मंत्रियों पर लगते हैं। ये आरोप लगना, उसके बाद यहाँ पर कार्रवाई नहीं होती है। आरोप लगना और आरोप उस पर केवल लीपापोती की जाती है, उस पर केवल लीपापोती। ईडी सुशांत सिंह जी की मृत्यु के उपरांत किस प्रकार के आरोप लगे थे, उसमें कोई हकीकत आई? इसी प्रकार से ये जो ड्रग कांड हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता सामने आए थे, जो वहां पे मैनेजमेंट कर रहे थे, वहां पे लोगों को बचाने का काम कर रहे थे, और वो वहां पर बैठकर अपनी दुकान चला रहे थे। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र जैसे एक महत्वपूर्ण राज्य में ड्रग माफियाओं को पनाह दे रही है। आप देखिए, बड़ी गंभीर आरोप लगाना चाहता हूँ मैं। 5 साल देखिए ये जो बात कर रहे हैं ना, ये पूरा स्टडी करके नहीं बोल रहे हैं।
अगर योगेश जी के पास कोई रिकॉर्ड हो किसी एक ड्रग पेडलर का बता दे जिसके खिलाफ कार्रवाई हुई, तो क्या 5 साल के अंदर देवेंद्र फडणवीस साहब के पीरियड में क्या महाराष्ट्र में किसी प्रकार की कोई ड्रग्स का व्यापार नहीं होता था? और ईडी क्या कर रहा है? आप देखिए कि गुजरात के अंदर अभी लगातार वहां पे तब तो शिवसेना भी साथ में थी ना, ईडी एक बार भी वहां गई क्या? ईडी और ये जो योगेश जी कह रहे हैं कि शिवसेना जो है शहरी माफिया है। भाई साहब, जब 5 साल तक आप सरकार चला रहे थे, पिछले 30 साल में आप बीजेपी शिवसेना के कंधे पर बैठ के महाराष्ट्र में आपने अपनी स्थिति को मजबूत किया, तब आपको कभी माफिया नहीं लगा। योगेश जी बोलिए। आज जब उन्होंने इनको कमियां दिखने लगी है, इनको हमारे माननीय दोस्त जो हैं, हाँ, ये पूरा स्टडी करके नहीं आते हैं। आपने देखा होगा किस प्रकार से मनसुख हिरेन के मर्डर केस में किस प्रकार से इन्हीं का जो शिवसेना का स्पोक्स पर्सन रह चुका बाजे, और वो इसमें पाया गया। पहले ये लोग सब बचा रहे थे, बोल रहे थे केंद्रीय एजेंसी जो है वो उसको फंसाना चाहती। खुद मुख्यमंत्री ने कहा था जी कि बाजे कोई लादेन नहीं है, लेकिन बम भी वही रख रहा है। चलिए आप ये बता दीजिए कि गिरफ्तारी कब होगी? शर्मा, अनिल परब की गिरफ्तारी कब होगी, आप ये बता दीजिए मुझे योगेश। देखिए देखो, ये तो मैं कोई नहीं होता हूँ बोलने वाला। ये तो जब डिपार्टमेंट को लगेगा कि आज मेरे पास पूर्ण सबूत है, तो अनिल परब जी को भी अनिल देशमुख का पड़ोसी बना देंगे। आखिरी कमेंट में लेना चाहूंगा जी राजपुंज जी, अगर ये बात एकदम क्लियर हो जाती है, सच सामने आ जाता है, मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाएगा जल्द ही? देखिए अभी तक कार्रवाई होगी फिर? बिल्कुल कार्रवाई तो देखिए, इन्होंने दाऊद के नजदीकी नवाब मलिक से तो अब तक इस्तीफा लिया नहीं है। जेल से मंत्रालय चल रहा है, यहाँ मंत्रालय में मुख्यमंत्री नहीं जा रहे हैं, और वहाँ अर्थर रोड जेल से मंत्रालय चल रहा है। योगेश जी सुन तो लीजिए, सुनने की भी तो रखे। वो अर्थर रोड जेल से चलने वाला आखिरी कमेंट में लेना चाहूंगा जी राजपुंज जी बोलिए। सुन भी नहीं रहे, बोलते जा रहे धारा पर। राजपुंज जी बोलिए। सुन तो लीजिए योगेश जी। देखिए संभव जी जो गलत करेगा वो गलत उसको परिणाम भुगतने पड़ेंगे, चाहे कोई भी हो, चाहे वो मंत्री हो या। लेकिन नवाब मलिक जी का भी इस्तीफा नहीं हुआ ना? नहीं देखिए, वो उनकी अपनी निजी अरे सरकार में तो आपके हैं, मंत्री हैं वो, भाई मंत्रिमंडल में है, इस्तीफा होना चाहिए। देखिए मंत्री हैं जो भी हैं, वो जब भी कोई यानी कि आरोप लगते हैं, जब तीनों मिलकर सहमति देंगे उसके बाद है ना? निकल रही है जी, जब तीनों मिलकर सहमति होगी तभी यहाँ पर इस्तीफा होगा, अदरवाइज इस्तीफा नहीं होगा। यही शायद लग रहा है कि अनिल परब के साथ भी होने वाला है। ब्रज मोहन जी आखिरी कमेंट आपका बोलिए। मंत्री के रूप में मंत्री के रूप में कोई भ्रष्टाचार किया है, मंत्री के रूप में यदि उनके ऊपर किसी प्रकार का आरोप लगा है तो निश्चित रूप से मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन यदि मंत्री के रूप में उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा है, और अगर पीछे कोई 30 साल पुराना मामला, कोई 10 साल पुराना मामला है, हाँ, जिसमें कि जमीन का लेन देन है, किसी के साथ लेन देन का मामला है, हाँ, उसमें यदि इस्तीफे की बात की जाती है तो मैं सोचता हूँ पूरी तौर से गलत है। ऐसे मौके पे इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए सर, वक्त की कमी है, लोगों का सोचना है। चलिए वक्त की कमी है सर, यहीं रोकना चाहूंगा सर। चलिए ब्रजमोहन जी बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, राजपुंजी जी बहुत धन्यवाद, और योगेश जी बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहरहाल यहाँ पर बड़े आरोप लगे हुए हैं परिवहन मंत्री और शिवसेना नेता अनिल परब के आवास समेत 7 जगहों पर जो कि छापेमारी हुई। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई यहाँ पर जो हुई है वो दापोली रिसोर्ट मामले से जुड़ी है, और ईडी ने मुंबई में अनिल परब के सरकारी और निजी आवास पर छापा मारा है। लेकिन अब सवाल यह है कि जो यहाँ पर कार्रवाई हुई है उसके बाद यहाँ पर कब तक आखिर गिरफ्तारी अनिल परब की हो पाती है। बहरहाल इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।